हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रिप चैनल। दिस इज़ निशा। आज की इस क्लास में हम लोग साइंस ग्रुप के मतलब विज्ञान वर्ग के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो चारों प्रैक्टिस सेट, वो इस क्लास के बाद जाकर के वो चारों प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है, मतलब यूनिट है। कह रहा है ये जो दो दो पेयर्स हैं, ये इनमें जैसे बलागुण और कोणीय संवेग, बलागुण और जड़त्व कार्य और बलागुण कार्य और शक्ति, इनमें पूछ रहा है कि कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिनकी एक ही यूनिट हो। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कार्य। कार्य मतलब वर्क। वर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। न्यूटन मीटर होगी। नेक्स्ट है बलागुण मतलब टॉर्क जिसे हम लोग कहते हैं। तो टॉर्क की यूनिट होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि अगेन फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो ये वर्क और टॉर्क की यूनिट हमारी क्या है? सेम होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। वैसे भी अगर वर्क नेक्स्ट हम लोग अगर बलागुण और कोणीय संवेग का देखें तो बलागुण का हमें पता है कितना होता है हमारा न्यूटन मीटर, और संवेग का कितना होता है हमारा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये दोनों सेम नहीं है। ऐसे आप बाकी सबको भी जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि यही ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है एक विशेष प्रणाली में, मतलब किसी एक स्पेसिफिक यूनिट में, यूनिट का नाम नहीं लिखा है। हम लोग जानते हैं यूनिट 3 टाइप की होती है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी यूनिट नहीं दे रहा, बस कह रहा है विशेष प्रणाली में, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयां क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेंटीमीटर है। यानी कि किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम की जो यूनिट्स है वो 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड ली गई हैं। इस प्रणाली में बल की इकाई मतलब फोर्स की यूनिट कितनी होगी? तो देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डीपी और चेंज इन टाइम को हम लोग डीटी लिख सकते हैं। डी और पी क्या होता है हमारा? एमवी। तो डीपी यानी कि चेंज और मोमेंटम क्या हो गया हमारा? एम इंटू वी, और टाइम हमारा टी हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट लिखे तो मास की होती है किलोग्राम, वी हमारा होता है मीटर पर सेकेंड इंटू में, और टाइम हमारा होता है सेकेंड, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो अगर हम यहाँ से 1 न्यूटन इज इक्वल टू लिखे तो 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड। तो यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है कि लंबाई की यूनिट कितनी कह रही है? 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे चेंज करते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू, यहाँ से हमारा ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर ऊपर बचा, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में 1 सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 1 न्यूटन को, अब हमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 ग्राम। तो हम क्या करें, इसको 10 ग्राम बनाने की कोशिश करें अलग से। तो हम इसे 100 इंटू 10 ग्राम लिख सकते हैं, इंटू 10 सेंटीमीटर, तो इसको 10 इंटू 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, और अपॉन में सेकेंड हमारा 0.1 है। तो 0.1 सेकेंड स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पे तो हमारा 1 है, हमने यहाँ 0.1 लिख दिया, अलग कर दिया। तो हम क्या करें, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दें। जब हम लोग 100 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारा आ जाएगा। यानी कि अब हमने इतना अरेंजमेंट कर दिया। तो यहाँ से हमें अब क्या मिला? तो यहाँ से हमें 1 न्यूटन इक्वल टू, अब ये देखिए ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 इंटू 10 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर अपॉन 0.1 सेकेंड स्क्वायर, इतना हमें मिला। और यहाँ से
यही चीज तो कह रहा है कि ये देखिए सवाल में कि एक विशेष प्रणाली जिसमें 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड है, तो ये हम लोग इसको अब क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 इंटू न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। वो जो विशेष प्रणाली है कौन सी प्रणाली का है नहीं पता, तो हम उसे न्यू यूनिट ऑफ फोर्स मान लेंगे। अब हम इसके आगे कंटिन्यू अगर करें तो यहां से हमारा 1 न्यूटन, यहां से हमारा न्यू फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स अगर निकालें तो इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 10, यानी कि न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू 1/10 कितना हो जाएगा, 0.1 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 0.1 न्यूटन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है, यानी कि हाईनेस ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आयाम पर। आयाम क्या होता है हमारा, एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड हम लोग जानते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, यानी कि किसी भी तरंग से जितना ज्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट हो वही कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो अगर किसी चीज की साउंड हमारा क्या एक तरह का वेव है, जब अगर इस तरह से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो मैक्सिमम होता है, तो अगर हमारा साउंड बहुत दूर तक जा रहा है यानी कि हमारे क्या उसकी साउंड हमारी हाईनेस में है, तो किस पे डिपेंड करता है ये साउंड हमारा, एम्पलीट्यूड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कौन सा कथन गैसों के अणुओं की विन्यास और गति का वर्णन करता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तो अनियमित मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट, विन्यास मतलब होता है अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं और बिल्कुल इरेगुलर मोशन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट 55 किसी विद्युत परिपथ में सामर्थ्य P, विभवांतर V और धारा I में संबंध, मतलब कह रहा है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर पावर P है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I है, तो उनमें क्या संबंध होगा, तो फॉर्मूला हम लोग का होता है P इक्वल टू V इंटू I। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो वो है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट एसटीपी पर गैस का एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो एसटीपी हमारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू था जिसमें एक अणु में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम हमारा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट धातुओं की विशेषताएं क्या है, मतलब मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, तो मेटल की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि जो मेटल्स होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की एक गुड कंडक्टर मानी जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सॉलिड होती हैं और बहुत पतली फिल्म पर ये अपारदर्शी नहीं होती हैं, उन्हें ऐसा नहीं कि हम अपारदर्शी कह दें, और पॉलिश करने पे वो और ज्यादा चमकने लगती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। हाइड्रोजन के एक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे 0 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान है, तो गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान होता है हमारा 47,000 किलो जूल पर केजी। अगला क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि जल के पृष्ठ पर रखी गई एक ठोस सुई जल पर तैरती है, मतलब अगर किसी वाटर लेयर्स पे हम किसी एक सुई को रख दे तो वो वाटर पे तैरती है, ऐसा क्यों होता है, तो वो सरफेस जो वाटर है उसके सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव जिसको हम लोग कहते हैं, सरफेस टेंशन क्या कहलाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का द्योतक है, तो वायु प्रदूषण का जो द्योतक है वो कहलाता है लाइकेन, जिसे हम लोग शैक भी कहते हैं। यकृत पचाता है, यकृत होता है लीवर, लीवर किसको पचाता है, लीवर पचाता है वसा को, मतलब फैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर नहीं करता है, अपशिष्ट पदार्थ मतलब होता है कि वेस्ट मटेरियल, तो वेस्ट मटेरियल कौन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकालता है, तो देखिए पहला है स्किन निकालता है पसीने के जरिए, ठीक है। दूसरा हमारा यकृत मीन्स क्या होता है, लीवर, यानी कि वो भी हमारा निकालता है। वृक क्या होता है,
ब्रेक होती किडनी, किडनी भी निकालती है। तो जो हमारा वृहद आंत जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ये हमारा कोई भी वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकालता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये हमने साइंस की क्लास जब ली थी तो उसमें हमने बताया था। आप सब इसका आंसर करें। तो जो रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट 67 क्या कह रहा है, परमाणु विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण होता है। तो वो जो वजह होती है वो होती है कि द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, जैसे ये जो फॉर्मूला E=mc², इसी की वजह से परमाणु विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो वो है हमारा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। तो जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल जिसने विकसित किया, डिस्कवर किया है, वो है हमारे बोहर और रदरफोर्ड। नेक्स्ट 70, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमेय सूत्र कौन सा है। यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो F=G m1m2/r²। ये हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल G होता है यही हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें इसी का बताना है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का। तो G = हो जाएगा Fr²/m1m2। तो यहाँ से हमारा फोर्स का जो डायमेंशन होता है हम लोग जानते हैं mlt-2, और जो r होता है वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो l, उसका स्क्वायर, तो L2। m1 का डायमेंशन m, m2 का भी डायमेंशन m। यहाँ से क्या निकल के आ गया, G = m। यहाँ देखिए एक l ये है, 2l ये है, तो l⁻3 t⁻2, और अपॉन में नीचे 2m है यानी कि m⁻2। ये m की पावर ऊपर जाएगी 2, तो क्या हो जाएगा m⁻²। तो यहाँ पे एक ये और एक m⁻²। यहाँ m⁻+1, यहाँ -2, +1 -2 मिलके हो जाएगा -1, l⁻3 t-2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, किसी भी विस्तृत पढ़ स्प्रेडशीट जिसे कहते हैं, उसमें प्रथम कोष्ठिका का पता होता है। तो वो होता है हमारा A1, ऑप्शन नंबर ए सही है। हर स्प्रेडशीट में रो और कॉलम होते हैं। स्प्रेडशीट में जो प्रथम कोष्ठिका का पता लगाता है वो होता है A1, जो मेनली एक रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो वो है हमारे फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं। ये वाले क्वेश्चन हमने साइंस के क्लास में भी और कई एक प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया है। ये काफी ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसे साथ में सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। तो हम सब लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, C/5 = F-32/9, जहाँ C सेंटीग्रेड है और F क्या है, फ़ारेनहाइट है। कह रहा किस तापमान पर दोनों समान हो, यानी कि अगर हम मान ले कि C और F इक्वल है, उसको हमने x मान लिया, तो x/5 = X-32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 9x = 5x - 5 2 10, 5 3 15, 116। 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा इक्वल टू -160। 9x - 5x होगा 4x इक्वल टू -160। देन x इक्वल टू -160/4। 4 4 60, 0। -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर सेम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, डैश की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है। तो वो हमारा होता है निकिल। निकिल की जो हमारे चॉकलेट में क्या होता है, निकिल बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए वो क्या होती है, हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, स्वपरागण का परिणाम क्या है। तो सबसे पहले जान ले स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण को हम लोग इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये एक क्या होता है इसमें कि इस प्रोसेस में एक फ्लावर के एंथर से, एंथर मीन्स पराग कोश, ठीक है, एंथर से, तो एंथर ये इसमें यहाँ क्या होता है, ये एक नर भाग होता है। ये पराग कणों का उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जो कि हमारा मादा भाग होता है तक पहुंचने की प्रोसेस को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। और इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इनब्रीडिंग, मतलब अंतः प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, जल संवर्धन पौधे के कर्षक की एक विधि है जिसमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जल संवर्धन पहले क्या होता है ये जाने, तो जल संवर्धन को ही हम लोग हाइड्रोफोनिक्स भी कहते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो फसल होती है उसको हम बिना खेत में लगाए, खेत में हम इसमें नहीं लगाएंगे, बल्कि केवल पानी और पोषक तत्व, वो पोषक तत्व हो सकते हैं, लाइट हो सकता है और रेत हो सकता है, इसकी मदद से हम उगाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जल संवर्धन। तो फसल को हम लोग क्या क्या देते हैं, वाटर देते हैं मतलब जल देते हैं, लाइट देते हैं मतलब प्रकाश, और रेत देते हैं। तो इनमें देखिए जल, प्रकाश, रेत है, क्या नहीं देते हैं, ऑप्शन नंबर ए मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, लाइकेन एक परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और निम्नलिखित में से किसी एक के बीच में जो है, तो वो होता है हमारा फंगस, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित में से फूल की कली से किस मसाले को प्राप्त किया जाता है, तो फूल की कली से हम लोग लौंग को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, तो क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि आनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन किसने किया है, तो वो किया था डब्ल्यू जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, डब्ल्यू जॉनसन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता है किसमें होता है, एरोसॉल स्प्रे में भी होता है, विलायकों के रूप में भी होता है, प्रतिशतकों के रूप में भी, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है, यानी कि जब कैंडल्स जलती है तो उस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस होती है, केमिकल या फिजिकल। तो सबसे पहले क्या होता है कि कैंडल्स को जब हम लोग जलाते हैं तो फर्स्टली कैंडल का जो वैक्स होता है वो मेल्ट होता है और फिर वाष्प बनकर जलता है। इस प्रोसेस में वैक्स का मेल्ट होना एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वैक्स का दोबारा सॉलिड स्टेट में लाया जा सकता, वैक्स को दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं, और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो जब नया सब्सटेंस नहीं बनता वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। और फिर क्या होता है कि जब वैक्स को वाष्प के रूप में हम जलाते हैं तो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एक नया सब्सटेंस है, तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। यानी कि मोमबत्ती के जलने में फिजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शंस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि आप किसी ऊनी कालीन पर चलते समय अपनी उंगली को दरवाजे पर लगे किसी धातु के हैंडल के समीप ले जाएं तो एक विद्युत झटका लगता है, इसका कारण क्या है, तो इसकी वजह होती है कि आपके शरीर से आवेश हैंडल पर स्थानांतरित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, अम्ल व क्षार को मिलाने पर बनता है, मतलब एसिड और बेस को अगर हम मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, नमक और जल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित घोलों में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित नहीं करता है, तो वो है हमारा क्षारक घोल और साधारण लवण घोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा हिपेरिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, वो क्या कह रहा है कि कृषि की एक शाखा एग्रोनॉमी डैश से संबंधित है, तो वो हमारी संबंधित होती है फसल उत्पादन के नियम और पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, रक्त में निम्नलिखित की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है इसमें क्या होता है, जो बेबीज होते हैं उनके स्किन ब्लू होने लगते, क्यों, क्योंकि उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी और नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, तो यहाँ पे अधिकता पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट हमारा सही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, अभी हमने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में भी बताया था कि किसी भी इंसान का जो इमेज, जो आंख में इमेज बनती है वो बनती है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन बॉडी में 46 होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यानी कि एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड किसकी वजह से होता है, बिजली संयंत्र की वजह से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इनमें अधिकतम ऊर्जा किस में पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में, इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यूज करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93,
कह रहा है कि के किस मान के लिए 4x² माइनस kx प्लस 9 के मूल समान होंगे। तो आप में से जिन्होंने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखा है वो मेरे साथ साथ सॉल्व करें और आंसर निकालें। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में भी इस तरह के सेम क्वेश्चन बताए थे। जब मूल समान की बात करें तो हमारे दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा समान है यानी कि हम अल्फा ही मान ले। तो दो तरह से निकालते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे जब दोनों समान है तो अल्फा प्लस अल्फा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के। और जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है तो हम क्या लेंगे, पहले तो ये माइनस की जगह माइनस, फिर b की जगह पूरा माइनस के लेंगे, और अपॉन में ए हमारा क्या है 4 है, तो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू आ गया k बाई 4, यानी कि k की वैल्यू आ गई 8 अल्फा। दूसरा क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, दोनों सेम है तो अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और c क्या है हमारा, यहाँ पे c है हमारा 9 अपॉन में 4, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 बाई 4, देन अल्फा इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3 बाई 2। अब यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन आया k इक्वल टू 8 अल्फा, इसमें एक बार हम अल्फा की वैल्यू प्लस 3 बाई 2 ले, तब क्या हमारा आ जाएगा k इक्वल टू 8 इंटू 3 बाई 2, 2 4 ज़ा 8 यानी कि 4 3 ज़ा 12, और एक बार अल्फा की वैल्यू माइनस 3 बाई 2 ले तो k इक्वल टू 8 इंटू माइनस 3 बाई 2, 2 4 ज़ा 8 यानी कि 4 3 ज़ा माइनस 12। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, प्लस 12 और माइनस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, यदि 14cn प्लस 2 इक्वल टू 14cn माइनस 2 है तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने जब मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां हमने एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर NCX इक्वल टू NCY है तो वहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा n, यानी कि ये और ये ऐड करके हमारा यही n आ जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह है n प्लस 2, y की जगह है n माइनस 2, और ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2n इक्वल टू 14, देन यहाँ से n की वैल्यू आ गई 14 बाई 2, 2 7 ज़ा 14, तो n इक्वल टू आ गया हमारा 7। ऑप्शन नंबर ए 7 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, लिखा हुआ है कि यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो तो सेक थीटा का मान बताना है। मतलब इफ साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो हमारे पास दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो हम थीटा को इधर भेज दें और x को इधर, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू x। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम इसका स्क्वायर कर दे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ब्रेक करें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 को हम इधर भेज दे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ से हमारा कॉस थीटा आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है, सेक थीटा का। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है दीर्घवृत्त 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12 के नाभिलंब जीवा की लंबाई है। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर चेंज करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 मिल गई और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 3, यानी कि हमारा a इज ग्रेटर देन b आ गया। तो अब यानी कि यहाँ पे हमारा जो दीर्घ अक्षर मेजर एक्सिस है वो क्या है, a है। तो जब हमारा मेजर एक्सिस a होता है तब वहाँ हमें नाभिलंब की जीवा अगर निकालनी होती तो हम वहाँ फॉर्मूला एक यूज करते हैं 2b स्क्वायर अपॉन a। 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू, a स्क्वायर अगर 4 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर बी 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 का मान है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, हम एक्स क्यूब माइनस 8 को एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब लिख सकते हैं और अपॉन में x माइनस 2, और हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब की जगह भी वही आइडेंटिटी को अगर हम यूज करें तो एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4 हो गया हमारा, और अपॉन में x माइनस 2 है, x माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यानी कि x अगर 2 की तरफ टेंड कर रहा है तो जहां जहां x है अब हम वैल्यू रख दें, तो x की जगह 2 तो 2 2 4 प्लस यहाँ x की जगह 2 तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 4 4 8 4 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 लिखा हुआ है, यदि x टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस वाई तो dy बाई dx का मान होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस वाले इक्वेशन में log ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा log x टू दी पावर y इक्वल टू log e टू दी पावर e बेस e टू दी पावर x माइनस वाई, और log m टू दी पावर n होता है n log m, यानी कि y log e x इक्वल टू x माइनस वाई लॉग ई बेस ई, और लॉग ई बेस ई की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, y लॉग x इक्वल टू x माइनस वाई। अब हम इसे यहाँ से क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें, नहीं एक काम करते हैं, y को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो y लॉग x प्लस वाई इक्वल टू x, y कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया, लॉग x प्लस 1 इक्वल टू x। अब क्या, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा हमने ले लिया log x प्लस 1, सेकेंड फंक्शन क्या है y, तो y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx log x प्लस 1 प्लस, फिर अब हमारा क्या है, सेकेंड फंक्शन है y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x प्लस 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई x, और dx अपॉन dx होता है 1, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, dy बाई dx इक्वल टू 1, और ये प्लस y बाई एक्स उधर भेज दिया तो माइनस y बाई एक्स, और 1 माइनस y बाई एक्स, और ये log x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस log x। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो लिखा है y इक्वल टू ये y log x प्लस 1 इक्वल टू x, तो यहाँ से y बाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, log x प्लस 1 के, तो यहाँ पे y बाई एक्स की जगह हम रख देंगे dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस y बाई एक्स हो जाएगा 1 प्लस log x, अपॉन में यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 प्लस log x। इस क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वेट, यहां से हमारा हम लोग y को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 इक्वल टू x, और यहाँ से हम y बाई एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x बाई वाई निकलेगा तो क्या आ जाएगा, log x प्लस 1, और हम इसे पलट दे तो y बाई एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस log x। अब हम यहाँ से क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट जो हम लोगों ने करना है, अब यहाँ ये पहला वाला, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले रहे हैं और इसको सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, दो फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है log x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन हमारा हो गया log x प्लस 1, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, और इधर क्या है x, तो dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ हमारा आ गया y बाई एक्स इक्वल प्लस dy बाई dx 1 प्लस log x इक्वल टू 1, देन यहाँ से dy बाई dx इक्वल 1 प्लस log x इक्वल टू 1 माइनस y बाई एक्स, एंड देन यहाँ से हमारा इधर आया dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 माइनस y बाई एक्स अपॉन 1 प्लस log x। फिर अब हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ ऊपर, तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस, अभी हम लोगों ने y बाई एक्स की वैल्यू देखी है 1 अपॉन 1 प्लस log x, और अपॉन में 1 प्लस log x, ये इधर जब इसका एलसीएम हो तो 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन में ये 1 प्लस log x होल अपॉन 1 प्लस
log x। ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा अब हमारा क्या, बचा हमारा 1 सॉरी log x अपॉन में ये 1 + log x 1 + log x मिलके हो गया 1 + log x का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है √3 sin x + cos x का मान अधिकतम होगा जब x का मान क्या हो। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन f(x) मान ले रहे हैं किसके बराबर, √3 sin x प्लस cos x। और जब भी हमें किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना होता है, और डिफरेंशिएट करने के बाद उस वैल्यू को 0 से इक्वेट करना होता है। तो इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इक्वल टू √3 d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस dy/dx ऑफ cos x। तो √3 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। अब हम इसे 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ गया √3 cos x प्लस माइनस मिलके माइनस साइन x इक्वल टू 0। देन √3 cos x इक्वल टू साइन x, cos x को नीचे हम भेज देंगे तो साइन x अपॉन cos x इक्वल टू √3 एंड साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, tan x इक्वल टू √3 एंड tan में √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x² dx का मान। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, तो यहाँ से हम मान लेंगे कि u इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ से du अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस x²। देन dx की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस x² du। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ux किसके बराबर है, साइन इनवर्स x। पहली लिमिट है हमारा 1, तो u1 हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या किसके बराबर होता है, π/2 के। और जब दूसरी लिमिट 0 रखेंगे तो u0 होगा साइन इनवर्स 0 के, जो कि किसके बराबर है 0 के। अब हम लिमिट यहाँ पुट करके और सब्सटीट्यूशन मेथड से जो वैल्यूज निकाले वो रख दे रहे, 0 to π/2। साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या पुट की थी हम लोगों ने, u, और dx की वैल्यू क्या है √1 माइनस x² du, और अपॉन में एक हमारा यहाँ पे √1 माइनस x है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, √1 माइनस x और √1 माइनस x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0 to π/2 u du, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u² अपॉन 2 और 0 to π/2। वैल्यूज पुट करेंगे, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे π/2 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0/2, तो ये हो जाएगा π² अपॉन 8। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा π²/8 सही है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।